Hello everyone, this is Sweetie Sharma, your chemistry teacher. Today we will discuss about the electrochemistry of class 12th. This is the part number 4 of the video. Before watching this video, make sure that you have already watched the part 1, 2, 3. Today we will discuss about the Coriolis law of the independent migrations of the ions. तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले कोरियलिस लॉ को। ये जो लॉ पढ़ा है, इसका जो नाम पढ़ा है यहाँ पे, वो कोरियलिस साइंटिस्ट था, उसके नाम पर ये लॉ का नाम पड़ा है। जो कोरियलिस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशंस ऑफ द आयंस है, वो हमें क्या बताता है कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, जैसे मान लो लैम्डा एम है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस ऑफ द अनायन एंड द कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या किसके इक्वल होता है, जो इंडिविजुअल सम होगा, किसका होगा, यहाँ पे कैटायन की अगर हम बात करें और अनायन की अगर हम बात करें तो उनका ये इंडिविजुअल सम होता है, ठीक है। कैटायन यहाँ पे या तो आप सी लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर यहाँ पे 4 से भी आप शो कर सकते हो। ये फॉर्मूला हम आगे स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए, जो हमें यहाँ पे मैंने लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करी, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, अब जो ये हमारे पास जो ग्राफ मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम पहले यहाँ पे देख चुके हैं कि भी जो हमारा अगर रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन और लैम्डा एम की अगर ग्राफ प्लॉट करें, जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके लिए स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, और जो मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट आएगा वो इस तरह से इंक्रीमेंट शो करेगा, शार्प इंक्रीज शो करेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। The molar conductivity of a solution at infinite dilution is known as the limiting molar conductivity। जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको हम लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, जब हमारे पास जो डाइल्यूशन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। जो मेरे पास ये लिमिटिंग जो इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी होती है वो इनका एल्जेब्रिक सम होगा। किसका सम होगा, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जो वैल्यूज़ है, ठीक है, जो इसकी वैल्यूज़ है उनका हमने सम करना है। इसका जो फॉर्मूला है ना, अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। तो ये देखो, ये तो जो मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, भी जो मेरे पास जो लैम्डा नोड है इलेक्ट्रोलाइट्स के, वो क्या होता है, सम होता है किसका, कैटायंस का और किसका, अनायन का सम होगा। अभी हमने पीछे यही पढ़ा ना, लिमिटिंग जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। तो जो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैटायन के लिए अगर हम बात करें तो उसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अनायन की बात करें तो हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कोरियलिस लॉ क्या कहता है, भी ये इनका ना इंडिविजुअल एल्जेब्रिक सम होता है। किसका होता है, एक तो यहाँ पे मेरे पास कैटायन का सम होगा और एक मेरे पास क्या, ये अनायन का सम होगा। तो ये बस आपने बात ध्यान रखनी, सिंपल है। ये नाम आपको देखने में बिल्कुल अजीब लग रहा होगा लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ये। यहाँ पर ही क्या बात कर रहा है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, ठीक है, उसको अगर हमने निकालना हो तो ये क्या बोल रहा है, भाई ये सम होगा, इंडिविजुअल सम होगा। किसका होगा, कैटायन का। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, इनका अलग अलग सम लेना है हमने। तो जो ये लैम्डा नोट है, ठीक है, कैटायन के वैल्यू पर मैंने प्लस लिख दिया और यहाँ पे मैंने अनायंस के लिए मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं, इसने के जो माइग्रेशन ऑफ आयंस हो रहे थे ना, उसने उसके बारे में इंडिविजुअल बात करी थी, ठीक है। Now we will discuss about the application of the Coriolis law. Determination of the lambda m for the weak electrolyte. Weak electrolyte के लिए हम lambda m infinity कैसे find out करेंगे। The molar conductivity of weak electrolyte at infinite dilution lambda m infinity cannot be determined by extrapolation methods. However, lambda m infinity values for weak electrolyte can be determined by using the Coriolis equation. तो जो यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो कोरियलिस लॉ है इसको डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है।
तो इसके लिए जो हमारे पास इक्वेशंस क्या निकल कर आएगी, जो लैम्डा इन्फिनिटी फॉर द CH3COONA प्लस लैम्डा इन्फिनिटी फॉर द HCl माइनस लैम्डा इन्फिनिटी फॉर द NaCl, इसका जो डेरिवेशंस है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। ठीक है, मतलब ये यहाँ पे कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, सब हम यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हमें यहाँ पे जो हमारे पास जो वीक एसिटिक एसिड है क्या है, CH3COOH है। इसको अगर हमने इसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको पहले आयंस में ब्रेक करेंगे। तो ये आयंस में किस तरह से ब्रेक होएगा, तो ये ब्रेक होगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इस तरह से ब्रेक होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो हमें अगर वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे मेरे पास इसकी कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है इनकी, तो इसको हम पहले सोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। सोल्ट से हम यहाँ पे मेरे पास उनकी वैल्यू दी होगी मोलर कंडक्टिविटी की, और उससे हम इसकी कंडक्टिविटी फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ सोल्ट्स हैं तो उनकी हमने फाइंड आउट करनी है। जैसे मेरे पास मान लो सोडियम एसीटेट आयंस है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी है जो यहाँ पे ये लैम्डा लिखा हुआ ना, ये लैम्डा इस तरह से नहीं लिखना, आपने इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जहाँ जहाँ पर भी ऐसे लिखा हुआ सिंबल को करेक्ट कर लेना, तो ये वाला सिंबल आएगा। तो यहाँ पे क्या CH3CO नेगेटिव आयन से ब्रेक होएगा और Na पॉजिटिव में ब्रेक हो जाएगा। जो मेरे पास ये था ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, तो हम क्या कंडक्टिविटी की वैल्यू पुट कर देंगे। ऐसे ही हम जो क्या मोलर कंडक्टिविटी फॉर HCl निकालेंगे, किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। और NaCl किस में ब्रेक होता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक होता है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करना है और 3 को उसमें से माइनस करना है। तो देखो 1 को अगर हम ऐड करें, इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है, तो ये क्या आएगा CH3CO नेगेटिव, ये प्लस हो गया। इसमें हमने राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना होता है, तो एक रूल होता है हमारा। प्लस लैम्डा Na पॉजिटिव हो गया, फिर ये सेकेंड को ऐड कर दिया और थर्ड को इसमें से क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। और जो मेरे पास राइट हैंड साइड में था, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में था, वो क्या था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एसिड सोडियम एसीटेट HCl एंड द NaCl, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, तो अब अगर हम आगे देखें तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, इसको अगर हम सोल्व करें तो जो ये मेरे पास Na है, Na पॉजिटिव और ये Na पॉजिटिव, ये तो मेरे पास कैंसिल होगा। ठीक है, और लैम्डा Cl से ये वाला कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास निकल कर क्या आया, जो ये लैम्डा नोट जो वैल्यू है एसिड इसकी और इसकी निकल कर आ गया। और ये हमने क्या करा, इसको और इसको प्लस किया था और इसको माइनस किया था। तो अगर मैं यहाँ पे एसिटिक एसिड की निकालूँ, किसकी निकालनी है, CH3COH की, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, लैम्डा M नोट फॉर दिस द सोडियम एसीटेट एंड HCl, और हमने NaCl का माइनस करना है। तो यहाँ से मेरे पास अगर मेरे को एसिटिक एसिड का फाइंड आउट करना है तो मेरे पास यहाँ पर क्या निकल कर आया कि हमारे पास जो सोडियम एसीटेट होता है, ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पर सोडियम एसीटेट होगा ये वाला, ठीक है, और HCl वाला, इनको तो हमने ऐड करना है और NaCl का हमने माइनस करना है। इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन है वहाँ पे जिसमें ना ये डायरेक्ट फार्मूला पुट किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो निकल कर आया वो यहाँ से ऐसे निकल कर आया। अगर हमने एसिटिक एसिड का फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम एसीटेट और HCl का जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको हमने क्या करना है, ऐड करना है और NaCl का माइनस करना है। आप ये जो सेम इक्वेशंस है ना, आप वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे ये बताया भी ऐसे ऐसे होता है, या आप ये इक्वेशन को वहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पहले समझ लो और वहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर देना। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कर लेना। तो अब हम आगे देखते हैं इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एसिटिक एसिड विच इज़ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बात हमें पता ही है। द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ द सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सोडियम क्लोराइड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें ये वैल्यू दी हुई 90.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और ये कितनी दी है 426.16 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, और सेम यहाँ पे हमें इसकी दी हुई NaCl की दी हुई है। तो देखो जो हमने पीछे फॉर्मूला किया था ना, वो हमने क्या किया था, अगर हमने एसिटिक एसिड का फाइंड आउट करना है तो हमने इन दोनों को तो प्लस करना है और इसको माइनस करना है। ये फॉर्मूला हम पीछे पहले कर चुके हैं, बस वहाँ पर हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। अगर आप देखोगे तो बस यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू हमें गिवन है, और ये आप कोई भी न्यूमेरिकल करोगे उसमें ये वैल्यूज़ गिवन होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे हमने कोरलेस लॉ अप्लाई कर दिया, यहाँ पे इंडिपेंडेंट माइग्रेशंस का मेरे पास ये निकल कर आ गया। तो अब हमें पता है जो मेरे पास एसीटेट आयंस हैं, जो मेरे पास ये है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 90.1 दी हुई है, इसने अप्रोक्सीमेट 91 ले ली, यहाँ पे से 91 ले ली। फिर यहाँ पे हमने HCl की लेनी है, HCl की कितनी दी हुई है 426.16, ये मैंने यहाँ पे रख दी है। अब NaCl की है, NaCl के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या दिया हुआ है 126.45, ये हमने माइनस करना था। ये जो फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला हम पहले यहाँ पे पीछे ही पहले देख चुके हैं भी कैसे बनाई, ठीक है। तो मतलब जिसका ये पूछेगा वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू देगा न्यूमेरिकल के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है भी किसके अंदर प्लस हुआ, किसके अंदर माइनस हुआ, किस किस को हमने ऐड करना है। तो ये हमारे पास कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता, ये क्या रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा भी हमने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये निकल कर आया, इन दोनों को प्लस अगर हम करें तो और इसको माइनस करें तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या निकल कर आया 390.71 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हमने क्या करना है, यहाँ पे जो मेरे पास 91 था, ठीक है, और मेरे पास जो 426 था 0.16, इसको हमने ऐड कर लो पहले। तो यहाँ पे क्या आया 1.6, 7 और ये 11, ये आ गया मेरे पास, ये निकल कर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें से 126.45 है, इसको माइनस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे 11 में से 4 गया 7, ठीक है, और यहाँ पे रह गया 6, यहाँ पे आ गया 0, तो यहाँ पर रह गया मेरे पास 11 में से 2 गया 9, और ये 4 में से 1 गया 3। तो ये मेरे पास आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। और यही यहाँ पे मेरे पास गिवन भी है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है। अगर मैंने एक बार ये चीज़ देख ली ना भी, यहाँ पे हम इसको निकालते कैसे हैं भी, इसके लिए हम कैसे निकालेंगे, तो ये मेरे लिए बहुत इजी काम हो जाएगा। बस हमें सिंपल ये फार्मूला लेना है, उसके अंदर वैल्यू पुट करनी, इसके बाद तो सिर्फ हमें प्लस और माइनस ही करना है। तो केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल इतने ईजी होते हैं। अब नेक्स्ट देखो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं, नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस में बता रहा है डिटर्मिनेशंस ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे ना डिग्री की बात कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे डिग्री होएगी उसको हम अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा लैम्डा m अपॉन में लैम्डा m, ये ठीक है। बस इजी सा है, यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आ जाएगा, मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर डिटर्मिनेशंस ऑफ द, यहाँ पे नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ द डिसोसिएशन कांस्टेंट के, अगर हमने निकालना है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है ना, ये हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ चुके हैं पहले, जो यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो ये क्या निकल कर आएगी सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा। जो ये हम रिएक्शन करते हैं ना, यहाँ पे ए प्लस बी है, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे सी प्लस डी मिल रहा है, मान लो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में भी हो इस तरह से। तो यहाँ पे जो इसकी जो वैल्यूज़ होती है ना, यहाँ पे अगर मैं डिग्री अल्फ़ा क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और ये जो हम है ना क्लास 11th के अंदर जो हमारा इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर था वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला क्या होता है हमारा सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा, ये फार्मूला होता है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम आ रही है तब +1 की बुक के अंदर ही चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू देखी थी, यहाँ पे जो हमने अल्फ़ा की वैल्यू देखी थी यहाँ पे हमने इसके अंदर पुट कर देनी है। देखो यहाँ पे अल्फ़ा ये क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा लैम्डा m का स्क्वायर, और लैम्डा नोट m का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस, ये अल्फ़ा था ना, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दी लैम्डा m और लैम्डा m नोट आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये निकल कर आएगा, देखो ये तो इसका स्क्वायर है, ये है, ये इसको हमने सॉल्व कर लिया। तो ये देखो क्या था 1 माइनस लैम्डा m अपॉन में लैम्डा m नोट, ये ऐसे है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा m नोट माइनस लैम्डा m। तो ये जो लैम्डा m नोट है, ठीक है, और एक ये जो मेरे ब्रैकेट के बाहर था, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो बात समझ आ रही है ना, यहाँ पे हमने क्या करा है, यहाँ पे सिंपली हमने जो अल्फ़ा की जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी ये वाली, ये हमने वैल्यू पुट करी है और इसको हमने नीचे सोल्व कर लिया। जब इसमें अगर हम करेंगे ना तो मेरे पास ये ऐसे आएगा लैम्डा m नोट, यहाँ पे इसका स्क्वायर है,
तो इस एक से ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, सी लैम्डा एम का स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम। तो ये मेरे पास निकल कर आएगा। ठीक है, बस इसकी एप्लीकेशन है भाई, आपको पता होना चाहिए भी जो हम कोरलेस लॉ है ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मेनली आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये देखो ट्रांसपोर्ट नंबर, यहाँ पे ना इसको अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर की बात करें तो एक तो मेरे पास होता है ट्रांसपोर्ट नंबर, टी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम कैटायन के लिए निकालते हैं यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर हम अनायन के लिए लगाएंगे लिखना है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायंस है वो क्या होता है मेरा U अपॉन में U प्लस का V होता है। ठीक है, ये हिटोरोफ रूल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाला गया। अगर हम ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द अनायन लिखना है तो वो क्या होगा, T नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, वो क्या जाएगा V अपॉन में U प्लस का V। ये जो हमारे पास U है और ये V है ना, ये हमें वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय द आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर वेलोसिटीज। और अगर हम इन दोनों को प्लस करें, जो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ द जो केटायंस होता है प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ जो ये अनायंस होता है, ये मेरा इक्वल टू किसकी आएगा, 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये अपनी बात ध्यान रखनी है। इस तरह से हम ट्रांसपोर्ट नंबर निकालते हैं फॉर द कैटायंस एंड द अनायंस। ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपोर्ट होंगे, मैं जो अगर इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करते हैं तो उसके अंदर मेरे पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या फिर आयंस है वो ट्रांसफ़र होंगे। तो ये यहाँ से हम ट्रांसपोर्ट नंबर की हेल्प से इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कैटायन के लिए ये आ जाएगा, अनायन के लिए ये आ जाएगा। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं बारे में। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इससे एक तो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। अब इनमें देखो डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होता है, ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट था इसका अपोजिट होता है। ठीक है, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था ये उसका अपोजिट होगा। तो इसके अंदर देखो इसमें ना देखो जो इलेक्ट्रोलिसिस हमने पढ़ना है ना, इसके अंदर चार्ज का भी डिफरेंस होता है। वहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था वो कैथोड के ऊपर है ना वो पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा था और एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लेकिन इसके अंदर अपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ पर कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर यहाँ पर क्या एनोड के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये मेरा कैथोड है, ये कैथोड की एक रोड है। ठीक है, ये कैथोड की एक रोड है। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर एक एनोड की रोड है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का हमने सॉल्यूशन लिया हुआ जिसके अंदर प्लस और माइनस का चार्ज है। कैटायन के ऊपर हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और अनायन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पे ये बैटरी से कनेक्टेड किया गया है यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे ये बोलना क्या चाह रहा है, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे 2 कॉपर की स्ट्रिप्स ली है। ठीक है, जो 2 कॉपर की स्ट्रिप्स ली हैं आर डिप्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है। एक हमने डीसी वोल्टेज में अप्लाई किया फॉर द बोथ द इलेक्ट्रोड्स। सिंपल ये जो डायग्राम है यहाँ पे बात क्या कर रहा है भी, यहाँ पे हमने एक तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया CuSO4 का, और एक जो हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए हैं इनको मैंने किससे कनेक्टेड कर दिया, डीसी वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो जो हमने एक्सपेरिमेंट पीछे इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ा था ये थोड़ा सा उससे अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसमें अपने बात को ध्यान रखना है भी किसमें हमने क्या अप्लाई करना है। अगर हम यहाँ पे बात करें कैथोड के ऊपर, ठीक है, कैथोड है, कैथोड के यहाँ पे ना अपोजिट होगा, आप ये बात ध्यान रखना। कैथोड है, कैथोड के ऊपर अपोजिट होगा, इसके ऊपर क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब ये देखो यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस डिस्चार्ज एट द कैथोड, वो कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, कॉपर बनाएंगे। ठीक है, ये किस पे हो रहा है, कैथोड के ऊपर हो रहा है। और कैथोड का देखो मीनिंग अगर हमने वहाँ पे ध्यान रखा था तो हम रेड कैट के नाम से याद करते हैं। ठीक है, तो रेड कैट मतलब क्या होता है, रेड कैट। यहाँ पे जो रेड है इसका मतलब है रिडक्शन, और जो यहाँ पे कैट है इसका मतलब है कैथोड, मतलब कैथोड पे रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेगा। ठीक है, और कॉपर सॉल्यूशन बना देगा।
कॉपर, प्योर कॉपर बना देगा। जो कॉपर मेटल है इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। जो हमारे पास ये जो 2 इलेक्ट्रोड हमें दिए हुए थे, ठीक है, ये जो हमें 2 इलेक्ट्रोड दिए हुए थे, एक ये इलेक्ट्रोड था, एक ये इलेक्ट्रोड था, इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ था। तो इसकी कैथोड के ऊपर है ना ये कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है, इसके ऊपर एक मोटी लेयर बन जाती है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉपर इज कन्वर्टेड इनटू द कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस एट द एनोड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एनोड पे जो रिएक्शंस बनेगी ना, वो एनोड पे रिएक्शंस क्या बन रही है मेरे पास, यहाँ पे जो कॉपर है ना वो कॉपर 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो जो मेरे पास जो एनोड होती है, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, ये मेरे पास मान लो एनोड है, इसके ऊपर क्या होती है, इम्प्योर होता है ये, ठीक है। तो जो इम्प्योर कॉपर, जैसे हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से जिसके जो आयंस है ना यहाँ ट्रांसफ़र होंगे और इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू कर देंगे। तो इस तरह का प्रोसीजर होता है ये द इम्प्योर कॉपर, जो ये एनोड के ऊपर इम्प्योर है, इज द एनोड दैट डिजोल्व ऑन पासिंग द करंट, वेयर द जो प्योर कॉपर्स है गेट डिपॉजिट एट द कैथोड। इस कैथोड के ऊपर हमारे पास प्योर जो कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। मेटल्स जैसे कौन कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एटायंस। तो हम इनको इस मेथड से इसका यूज़ करते हैं, इस मेथड से इसको हम प्रिपेयर करेंगे। In next video we will discuss about the Faraday law of the electrolysis। Faraday ने हमें 2 लॉज दिए थे, Faraday फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।